सीसीएन डिजिटल के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऐसी हस्ती बैठे हैं जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। वो पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली रह चुके हैं। आइए उनके बारे में, उनकी जर्नी के रिगार्डिंग जानते हैं कि उनका जो पूरी लाइफ का बेस है उनका कैसा रहा है, उन्होंने किन किन चुनौतियों का, किन किन क्रिमिनल्स की गतिविधियों का सामना किया है, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। वेदभूषण जी, आप ज़रा बताएं कि आपने पुलिस के अंदर कैसे चुना कि पुलिस में आपको आना है, दिल्ली पुलिस को आपको ज्वाइन करना है। कि मयंक जी, मैं एक बिल्कुल मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जब पढ़ाई करता था, कॉलेज में था, तो तमाम जो पुलिस से इंटरेक्शन होते थे, पुलिस के बारे में जानकारियाँ हासिल होती थीं, पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहता था। तो एक उत्सुकता थी कि किसी तरह से पुलिस के अंदर दर्ज कराऊँ अपनी उपस्थिति। और इसी क्रम के अंदर जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, तो उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम था, जिसको मैंने टॉप किया हिंदुस्तान में। उसके बाद मेरी पुलिस की यात्रा शुरू हुई, जो आज तक भी जारी है। हालांकि रिटायर हुए 8 साल हो गए हैं, परंतु मेरी यात्रा उसी तरह से जारी है जिस दिन मैंने 83 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था। इस तरह से मेरी यात्रा की शुरुआत होती है। सर, इसके अंदर आपने एक बात कही थी कि कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो कि आपने भी अपने टाइम पे दिल्ली पुलिस जब ज्वाइन की होगी तो आपने उस सिलेक्शन प्रोसेस को कवर करके, मतलब पास होके तभी आप दिल्ली पुलिस के अंदर रिक्रूट हुए। तो दर्शकों को आप ये बताना चाहेंगे कि कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है, उन्हें क्या करना है टू ज्वाइन दिल्ली पुलिस, जो लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं इन ऑर्डर टू ज्वाइन। देखिए, जो हमारा यूथ है, लड़के हैं चाहे लड़की हैं, उनके अंदर इच्छा होती है। बहुत सा एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो चाहता है वर्दी पहने, आर्मी की वर्दी पहने, नेवी की वर्दी पहने, पुलिस की वर्दी पहने। तो एक वर्दी का एक अलग चार्म और क्रेज़ हमारे समाज के अंदर शुरू से रहा है। परंतु चूँकि मैंने पहले भी बताया कि ये ब्रिटिश हायरार्की का सिस्टम है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके चैनल पर, चूँकि मैं रिटायर्ड हूँ, अपने प्रमुखता से अपनी खुलकर बात कर सकता हूँ, आपके सामने रख सकता हूँ। ये बड़ा डिफेक्टिव सिस्टम है। जिस तरह से, ठीक है, मेरा प्रोसीजर हो गया, मैंने नौकरी भी पूरी कर ली, अब इतना ज़्यादा है, वो लोग बांट कर गए थे सिस्टम को। एक सिपाही भर्ती हो रहा है, एक हवलदार को आप भर्ती कर रहे हैं, एक सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं, फिर एक आईपीएस भर्ती कर रहे हैं, बीच में एक और दानिश का कैडर डाल दिया। उन्होंने अपने हिसाब से पुलिस का सिस्टम बनाया था, जो कि आज भी डिफेक्टिव है। परंतु चूंकि आईएएस आईपीएस इतनी बड़ी लॉबी है कि उनके खिलाफ मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, तो शायद वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, उनको लगे बुरा। पर यदि वो उसको बात को मनन करेंगे तो बिल्कुल सही है कि ये जो कैटेगराइज्ड है, ये ब्रिटिश के अंदर नहीं है, अमेरिका के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है। रशिया के अंदर मैं गया था, मैंने जानने की कोशिश की कि वहाँ पुलिस कैसे भर्ती की जाती है। पुलिस की बाकायदा 5-5 साल की, जैसे हम डिग्री करते हैं, एमबीए करते हैं, उस तरह की पढ़ाई होती है। उसके बाद एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर निकलता है। परंतु हमारे यहाँ डिफेक्ट ये है कि आप अच्छे हिस्ट्री में, पढ़ाई में अच्छी तैयारी कर ली, 2-3 सब्जेक्ट अच्छे तैयार कर लिए, आप आईएएस आईपीएस हो गए। इसका आईक्यू से या दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं है, केवल आपकी ब्रॉटअप कैसा हुआ, आप इंग्लिश स्कूल में पढ़े, आपका जो पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन थे, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ थी, उससे संबंध है। इसलिए ये बड़ा डिफेक्टिव सिस्टम है, इसको तमाम को स्क्रैप करने की ज़रूरत है। पर मैं साथ के साथ ये भी कह रहा हूँ, जो आपके दर्शक देख रहे होंगे, इसको स्क्रैप करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, सरकारों के अंदर हिम्मत चाहिए। क्योंकि जहाँ भी सिस्टम के अंदर आईएएस आईपीएस बैठे हैं, वो इस सिस्टम को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएंगे, वहाँ भी आईएएस आईपीएस का राज्य है। आप होम मिनिस्ट्री में जाइए, आप और अदालतों के अंदर जाइए, अदालत भी नहीं चाहती कि हमारे यहाँ सिस्टम चेंज हो। वो भी उसी फैमिली की तरह से, अपने परिवार की तरह से, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम बना हुआ है कि उन्हीं के परिवार के बच्चे सारे जस्टिस लगते हैं, इसी तरह इस सिस्टम के अंदर भी ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है। चेंज आना चाहिए। कब आएगा? मेरे आपके रहते आएगा या जाने के बाद आएगा? आना ज़रूर चाहिए, और सब एग्री करते हैं। परंतु दुर्भाग्य है, क्योंकि तमाम जगह आईएएस बैठे हैं, उसका विरोध करेंगे, नहीं ये सिस्टम ठीक है। उनकी लेगेसी, उनका परिवार उससे बढ़ता है, उनका एक तरीका इस देश पर राज्य करने का तरीका है। एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई है सर ने, और मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आईएएस अफसर, आईएएस जो लॉबी है, आईपीएस लॉबी, इसके अंदर भी क्या फैमिली रिलेटेड होता है कि इफ़ आई एम द आईएएस,
मैं आईएएस अफसर हूँ, तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी आईएएस अफसर बन सकती है, ऐसा बिल्कुल, है? क्योंकि उनका ब्रॉटअप और माइंडसेट इस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा होती है, उनको यही बताया जाता है केवल और केवल आपको यही लाइन चूज करनी, क्योंकि सारी ताकत, पैसा, इज्जत, सम्मान आप सबसे ज़्यादा ऐसी सर्विस के अंदर है पूरे हिंदुस्तान के। बड़ी स्ट्रांग लॉबी बन चुकी है। अब आप देखें कि मैं रिजर्वेशन की बात इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अब आप देखें एससी एसटी ओबीसी के अंदर जो एक आईएएस बन गया और बहुत बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ, जिसके बाद तमाम फैसिलिटीज़ हैं। अभी आपने देखा हरियाणा के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। अरे तुम्हारी बीवी 4 लाख रुपए कमा रही, तुम 4 लाख रुपए कमा रही हो, तमाम रिजर्वेशन का फ़ायदा आप ले रहे हो, उसके बाद भी देश को गाली दे रहे हो कि हमें कार अच्छी नहीं मिली, हमारा ऑफिस अच्छा नहीं मिला। इसी तरह पूना के अंदर एक आईएएस ऑफिसर लड़की थी, ज्वाइन करते ही कहती है मुझे लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, मेरे ऑफिस में 4 एसी लगे होने चाहिए, मुझे पुलिस वाला मिलना चाहिए। तो ये ऐसी लॉबी बन चुकी है। अब एक आईएएस अफसर जो बन चुका है, अब आप उसको भी रिजर्वेशन दे रहे हैं। उसको वो बेचारा जो गांव में बैठा है, एससी एसटी चाहे वर्ग से बैठा है, वो कितना उसका दुर्भाग्य है कि उन्हीं के परिवार के लोगों को, जो क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम डिफाइन करने की कोशिश की, परंतु ना तो सरकार के कान पर जूं रहेगी, ना सिस्टम बदला है। सिस्टम वही है जो आज भी ब्रिटिश हमारे सिर पर लाद कर गए थे, वही खाकी वर्दी है जिस खाकी वर्दी से हम सारी जिंदगी नफरत करते रहे कि ब्रिटिशर्स की दी हुई खाकी है, परंतु ये सरकार उस खाकी का रंग नहीं बदल पाई आज तक। ये बड़े दुर्भाग्य की, सोचने की बात है। जो भी आपके व्यूअर्स आप इस टीवी को, आपके पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनको जरूर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी कमी थी, क्या ऐसी खूबी छोड़ गए इस खाकी के अंदर जिससे हम चिढ़ते रहे। और आज भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग खाकी को देखने के बाद गुस्से में आ जाता है, अंदर से कह नहीं पाता, परंतु उसके मन में टीस रहती है कि ये खाकी वर्दी हमारा क्यों खून पी रही है, किस तरह से खून पी रही है। तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि मेरी बात सरकार तक पहुंचे तो इसको बिल्कुल प्रमुखता से लें, इसका कलर चेंज करें। आप जाके देखिए छोटे छोटे कंट्रीज, ऐसी वर्दी उनको दी गई है, उनको प्राइड होता है अपनी वर्दी पर। ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, तुम इसी लायक हो, इस खाकी के लायक हो जिसका रंग मिट्टी से मिलता है, तो मिट्टी में मिले हुए आदमी हो। तो इसको भी बदलने की जरूरत है। इन कानूनों को तो आपने बदल दिया, नई पार्लियामेंट बना दी, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज बना दी, बड़े बड़े कर्तव्य पथ बना दिए, पर जो बेसिक चीज़ थी, जो गांव से जुड़ी हुई है, शहर से जुड़ी हुई है, कस्बे से जुड़ी हुई है, वही पुलिस वाले, वही ट्रेडिशनल काम करने का तरीका, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई किसी तरह का कुछ नहीं। अभी आपने देखा लाल किले पर ब्लास्ट हुआ, तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से बवाला आ गया। लोग कहने वाले थे कि ये पुलिस का निकम्मापन है, पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर होगी, कहने लगे थे। फिर मेरे को भी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में बुलाया जाने लगा। दिन रात मैं टेलीविज़न पर लगाता रहा, उनको बताता रहा कि फेलियर नहीं है। ये जो नौगांव में एक आईपीएस ऑफिसर थे, जिन्होंने एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा हुआ था जैश ए मोहम्मद की भर्ती की जा रही है, आप आइए। लगातार वो, मैं तो उनकी तारीफ़ करूँगा, इतने इंटेलिजेंट ऑफिसर थे। उन्होंने 3 दिन तक उसको वॉच किया कि एक आदमी लगातार पूरे शहर में एक पोस्टर लगा रहा था जैश ए मोहम्मद के, और उसकी वजह से उसको उन्होंने ट्रैक किया। और सहारनपुर से जब पहली गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक डॉक्टर और बहुत सारे डॉक्टर्स इसके अंदर, बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनकी सैलरीज बहुत है, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, सारा मामला भंडाफोड़ हुआ। तो पुलिस में प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल कमी है उसको उजागर करने की, और अच्छे से अच्छे जो जिनको मौका नहीं मिलता पुलिस में आने का, नौकरी ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता, उनको ज़्यादा अवसर दिए जाने चाहिए, बशर्ते कि जो क्रीमी लेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, इनको ही दीजिए। एक बार आप एससी एसटी में हैं, आपका एक परिवार से एक आईएएस बन गया, आपको क्या जरूरत है? सब कुछ तो सरकार ने दे दिया, गाड़ी घोड़ा परिवार सम्मान सब कुछ दे दिया। अब आपके बच्चे भी उसका फ़ायदा लें। उसका फ़ायदा रिमोट में बैठे आदमी को होना चाहिए, जिसके घर में पुलिस में एक भी बंदा, सिपाही भी नहीं है इसके घर में, जिसके घर में चपरासी भी नहीं है, उसको आप फ़ायदा दे रहे हैं। एक एक पर्टिकुलर लोगों को दिया जा रहा है। इसी तरह अदालतों का भी सिस्टम ख़राब हो चुका है। हालांकि ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि अदालत के ऊपर भी लोग उंगली उठाने लगे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग बोलते हुए डरते थे, अब खुलकर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, पीछे अभी जस्टिस वर्मा का कांड हुआ, मेरे आप जैसे के खिलाफ तो कितनी एफआईआर उस मामले में दर्ज हो जाती हैं, आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। और बहुत सी टिप्पणियाँ हुई, एक चीफ जस्टिस के ऊपर जब जूता फेंकने की कोशिश की गई, बल्कि फेंक दिया था वो, चलो अलग बात है, उसको माफ़ी खाता कर दिया गया।
मेरे खिलाफ यदि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ले ले तो मुझे तो उठा के तिहाड़ जेल में डाल देगी। तो इसलिए ये ऐसे इशू हैं जिनको प्रमुखता से उठाना चाहिए, और मेरे आपके उठाने से नहीं, जब पूरा देश इसके लिए उठकर खड़ा होगा कि हाँ, ये बदलाव की ज़रूरत है, इस दिशा में बदलाव किया जाना चाहिए, सरकार का ध्यान जाना चाहिए, और तमाम जितनी भी जो आम जनता से जुड़े हुए में फैसले हैं उसमें उनका योगदान होना चाहिए, ना कि जो 250 परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट में राज्य करते हैं, हाई कोर्ट में राज्य करते हैं, ये सत्ता उनसे निकलनी चाहिए। एक आम आदमी को भी न्याय करने की, उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए बदलाव की ज़रूरत है। मैं फिल इन द ब्लैंक्स पड़ी हुई हैं जिनको भरने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि शायद बदलाव आएगा। अब कब आता है देखते हैं। जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर आपने बताई है ये चीज़, जो कि नेपोटिज़्म, जो कि हम एक सेलिब्रिटी फील्ड के अंदर देखते हैं कि एक ही परिवार का व्यक्ति, उसका बच्चा भी एक्टर बन रहा है, बच्ची भी एक्ट्रेस बन रही है, वही चीज़ फॉलो हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर भी। तो ये तो एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। आप फिल्म इंडस्ट्री में तो पूरा परिवार ही है, कपूर परिवार है जी, ये फलां परिवार से आए, ये सलमान खान, फलां खान, तीनों खानों ने कब्जा कर रखा है। जो चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में होता है। दाऊद भी पैसा वहीं लगाता है जहां वो उनकी नज़र होती है। तो ये तो वहां भी कब्जा है, हर जगह कब्जा है। इस कब्जे को ही तो तोड़ना है। तो सर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी पहली पोस्टिंग जब हुई थी और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपकी पहली पोस्टिंग का? पहली पोस्टिंग पुलिस के अंदर एक ट्रेनिंग होती है, एक साल की लगभग हर स्टेट के अंदर पुलिस की ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके अंदर पुलिस को बेसिक जो कानून की चीज़ें हैं और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तमाम का एक तरह से ज्ञान, एक्सपोजर दिया जाता है। उसके बाद में फिर एक साल की और ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे थाने के अंदर एक्सपोजर हो जाए। तो मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई वो एक करोलबाग थाना है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ से मेरी पुलिस की यात्रा शुरू हुई। फिर लास्ट में एसीपी पार्लियामेंट, लास्ट में मेरी यात्रा वहाँ समाप्त हुई। तो इस बीच में बड़े मुकाम आए, कहीं एसएचओ, कहीं और कोर्ट कचहरी, कई मसले उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस की नौकरी सीधी सीधी नौकरी नहीं है। पहले तो पुलिस की नौकरी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, नौकरी मिल जाए तो उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है, रिटेन हो जाए तो फिर उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और आप कैसे सक्सेसफुल अपने कैरियर को कर पाते हैं ये एक बहुत बड़ी चुनौती वाली चीज़ है। लोग दड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अभी हाल ही के अंदर आप ही के डिस्ट्रिक्ट से एक एसीपी साहब जिनकी रिटायरमेंट के दिन उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो देखो पूरी ज़िंदगी की नौकरी एक सेकंड के अंदर ख़त्म हो गई। तो ये नौकरी ऐसी है, आप कभी भी जेल भी जा सकते हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हो सकते हैं। कितने पुलिस वालों के खिलाफ आप अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं कि उस फला पुलिस वाले को अरेस्ट कर लिया गया है, उसके घर पर रेड हो गई है। तो क्योंकि इसमें टेम्पटेशंस बहुत हैं, पैसा भी है, ताकत भी है, पावर भी है। अब आपका विजडम है, आप कैसे माइंड से काम करते हैं, आपकी परवरिश कैसे परिवार के अंदर हुई है, आपको संस्कार कैसे मिले हैं, क्या एक छोटे से लालच के अंदर एकदम से आप बहक जाते हैं, या कोई आपके ऊपर दबाव डाल दे तो क्या आप एकदम से दब जाते हैं। ये चीज़ें कुछ इनबिल्ट होती हैं, कुछ ईश्वर देता है, कुछ आपका परिवार देता है, कुछ समाज देता है। तो मेरा तीनों चीज़ें अच्छी मिली, मुझे संस्कार भी अच्छे मिले, ईश्वर ने भी मेरे पर आशीर्वाद रखा, तभी मैं आपके सामने बैठकर आज इस स्थिति में हूँ कि मैं अपनी बात खुलकर रख रहा हूँ। आपके दर्शकों को समझ में आएगी कि कैसे एक साधारण परिवार से, मध्यम परिवार से आदमी निकल कर भी प्रमुखता से अपनी बात रख सकता है, जिसका एक महत्व ज़मीन पर या लास्ट में बैठे आदमी के ऊपर ज़रूर पड़ता है, और जाना भी चाहिए। सर हमें कोई ऐसा केस बताइए जो कि आपके करियर के अंदर इतना हाई प्रेशर हो कि आपको लगा कि नहीं, अब तो मैं मतलब जैसे लोग होते हैं चुनौती नहीं ले पाते, आपने कौन सा ऐसा चुनौतीपूर्ण केस किया, हाई प्रेशर केस, जिसके बारे में आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी ये जो पुलिस यात्रा थी, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर आए जिनके अंदर लगा कि या तो अब नौकरी जाने वाली है, या मैं जेल में जाने वाला हूं, या मैं उस प्रेशर के अंदर आकर अपना रास्ता बदल दूं। पर ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि ऐसा मौका कई बार आया, परंतु रास्ता दिखाया ऊपर वाले ने, मेरे गुरु ने, मेरे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने दिखाया। एक बार जब मैं बिल्कुल प्रमोट हुआ था, इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ था, एक डॉक्टर का बड़ा हिंदू राव के अंदर एक मर्डर हो गया, बड़ा सेंसिटिव मैटर था। तमाम अखबार, टीवी, तमाम जगह के डॉक्टर का दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन चूंकि नया प्रमोट हुआ था, मुझे हैंड ओवर कर दी गई। धीरे धीरे जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो उसके तार उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े मंत्री जो मुस्लिम थे उनके नातिन से जाके जुड़ी। जब इन्वेस्टिगेशन करता मैं उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंचा उत्तर प्रदेश के अंदर, बुलंदशहर के अंदर उनकी जगह थी। तो उसमें पहली बात तो उसको लाना बड़ा मुश्किल था। चलो मैंने हिम्मत करके अपने जो पुलिस के साथी थे, किस तरह से उनको अपना टैक्टफुलनेस से एक
तरकीब से उसको लेकर आया। मेरा बहुत लंबे टाइम तक पीछा किया गया कि किसी तरह से उसको छुड़ा के ले जाएँ, भगा के ले जाएँ। जैसे ही मैं दिल्ली में आया, जो मेरे तत्कालीन डीसीपी थे, उन्होंने आते ही मुझे मैसेज दिया कि आप तुरंत मेरे पास आइए। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा बताएँ क्या सर ऐसा मामला आ गया? तो उन्होंने कहा आपने आपने इतने बड़े आदमी के नातिन को आपने अरेस्ट कर लिया, जो उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े गृह मंत्री हैं, मर्डर केस के अंडर वांटेड है। तो एकदम वो सकपकाए। तो मैंने कहा सर आप बताओ, मैं छोड़ भी सकता हूँ, इसको बंद भी कर सकता हूँ, दोनों तरह की पावर मुझे इस अदालत ने, इस कोर्ट ने दी हुई है। मेरी इन्वेस्टिगेशन, चूँकि मैं इस केस का पिता हूँ, ये मेरा बेबी है, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप सीनियर ऑफिसर हैं। अब मैं तो इसको अपनी तरफ से तो अरेस्ट करके ले आया हूँ। अब चूँकि मैं कह चुका था, तो उनके लिए गले की एक तरह से हड्डी बन गई कि अब वो क्या करें, क्योंकि मामला कहीं ऊपर से जुड़ा हुआ था, गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। वो बात सारी ऊपर पहुँची कि ये मामला, तब चूँकि इंस्पेक्टर साहब तो अरेस्ट करके ले आए, अब कोई रास्ता नहीं है। तो लास्ट में अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि आप अरेस्ट करके आप इसको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसमें काफ़ी सारे दबाव आए, मुझे जान से मारने तक की धमकी आई। टेलीफोन पर, घर पर उस टाइम मोबाइल तो होते नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। जैसे ही मैं निकलता था, घर पर फ़ोन आता था कि आज आपके हस्बैंड गए हुए हैं और हो सकता है कि शाम को लौट के ना आए तीसियारी कोर्ट से, क्योंकि वो ऐसे केस में गवाही देने जा रहे हैं, और उनको बोलिए कि इन चक्करों में ना पड़ें। तो उसमें हालांकि जो मुलजिम थे उनको आजीवन कारावास हुई, अभी भी जेल के अंदर हैं। इस तरह बहुत सारे मैटर आए, हनी ट्रैप के मैटर आए। एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, आप गूगल करके देखें, मोनिका चौधरी उनका नाम था, उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर को, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर, अब नाम लेना भी ठीक नहीं है, दुनिया में भी नहीं है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स उत्तराखंड के, उन सबको हनी ट्रैप के अंदर लिया। और उनकी जो डिमांड होती थी, लाख 2 लाख नहीं, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ उनकी डिमांड होती थी। तो एक बार एक बहुत बड़े एमपी जो गुजरात से आते हैं, उनके से 7 करोड़ की डिमांड करी, क्योंकि उनके साथ में उसने रिलेशनशिप बनाए, और रिलेशनशिप की तमाम वीडियोग्राफी उसके पास मौजूद थी, ब्लैकमेलर थी वो। तो मामला बहुत बड़े लेवल से, आप मान के चलें कि शायद प्रधानमंत्री कार्यालय या गृह मंत्री की तरफ से आया कि इस मामले को देखा जाए, सॉर्ट आउट करा जाए। तो मामला मेरे पास आया, मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि किसी तरह से इस मामले को निपटाना है। तो जब मैंने सब चीज़ें देखी, समझी, कि रिकॉर्डिंग देखी, तो गलती से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिए थे उस लड़की को। 7 करोड़ रुपए उनसे मांग रही थी कि मुझे कुछ पैसे कोर्ट में भी खर्च करने होंगे, करोड़ों रुपए, और कुछ पुलिस वालों को भी रिश्वत देनी होगी, और मैं तब आपका पीछे छोड़ूंगी जब आप 7 करोड़ रुपए दे दोगे। तो मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि मैं इस लड़की को ही अरेस्ट कर लेता हूँ। जो लड़की रेप का एलिगेशन लगा रही है, ये बहुत रेयर होता है, अब होने लगा है। अब चूंकि कोर्ट भी इस चीज़ को समझती हैं कि लड़कियां भी बहुत सारे केस में ब्लैकमेलिंग करती हैं, एक्सटॉर्शन करती हैं, डिफरेंट तरीके से परेशान करती हैं, क्योंकि जो कानून है वो वुमेन सेंट्रिक है, औरत की तरफ सारे कानून है। आदमी के लिए आज तक इस देश में कोई भी कानून नहीं बना है, इसलिए बहुत सारे आदमी इस तरफ से त्रस्त हैं, परेशान हैं, रास्ता कोई सूझता नहीं है, वन वे ट्रैफिक है, जो चाहेगी लड़की कर लेगी, किसी थाने में, किसी अदालत में जाके आदमी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अदालत की, पुलिस की मजबूरी है, उसकी बात सुननी है। परंतु यदि आप टैक्टफुल तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ईश्वर आपकी मदद करता है, तो जिस तरह से हनी ट्रैप के अंदर वो 1.5 साल जेल के अंदर रही, फिर उसने माफ़ी मांगी हाई कोर्ट के अंदर, मेरे से माफ़ी मांगी, जो अपने जिनके खिलाफ एलिगेशन था उनसे उनका मामला हाई कोर्ट में सॉर्ट आउट हुआ, दोनों को पनिशमेंट किया गया, फाइनल पैसे से पनिश करके, डीएलएस एक संस्था होती है, वो पैसे उनको दिए गए, तब वो लड़की बरी हुई। इस तरह बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, उतार चढ़ाव के केसेज हैं, जो समाज के अंदरूनी चीज़ हैं, जिनको आम आदमी जानता भी नहीं। ये तो मैं इस केस का आपको जिक्र कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको पता लग गया कि इतनी बड़े लेवल की लड़की भी, जो सुप्रीम कोर्ट में, जो सबसे बड़ी अदालत है, उसमें प्रैक्टिस कर रही है, वो भी इतने बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल कर सकती है, एक्सटॉर्शन कर सकती है। और वो आम लड़की नहीं थी, लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला, लंबे चौड़े फ्लैट, लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक बहुत हाई प्रोफाइल, एक महिला की तरह उनका एक रहन सहन था। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जुड़े हुए। रिटायरमेंट के बाद में श्रीदेवी का मर्डर हो जाता है। श्रीदेवी के मर्डर के लिए मेरा मन था कि मैं जाके देखूं, श्रीदेवी इतनी बड़ी एक कलाकार थी, कैसे उनका एक मर्डर हो गया, वो भी दुबई जैसे शहर के अंदर। उनके पति बोनी कपूर साथ थे, जबकि उनके, हालांकि बोनी कपूर जब उनका मर्डर हुआ तो बॉम्बे फ्लाइट लेकर आ गए थे। तो उस केस की जांच करने के लिए अपनी तरफ से शौकिया तौर पर, ये क्योंकि मेरा पैशन है, मैं आज भी जाता हूं, अभी सिंगापुर जा रहा हूं, तो एक वहाँ एक जुबिन
गर्ग करके एक बहुत बड़े सिंगर हैं आसाम के, उनकी वहाँ पानी में डूबने से डेथ हो गई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जांच करूँ, जा तो रहूँ मैं नया साल मनाने, पर कोशिश करूँगा कि पता करूँ कि वहाँ की जो पुलिस ने, क्योंकि सिंगापुर एक हाई प्रोफाइल जगह है, वहाँ छोटी मोटी चीज़ नहीं, वहाँ हर चीज़ का हिसाब किताब होता है। तो आपके दर्शकों को बताना चाहूँ, जब निर्भया का जब मामला आया था तो निर्भया को बाई एयर भारत सरकार ने सिंगापुर में ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। ऐसे कंट्री के अंदर जुबिन जैसे लड़के की, यंग लड़के की पानी में डूबकर डेथ हो जाए और उसके मर्डर का चार्जेज, यहाँ 7 लोग उसमें अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि शायद वो जल्दबाजी में या दबाव में पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। बाकी जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर आऊँगा नए साल में 2026 में, तब आपके पास दोबारा पॉडकास्ट करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या वो अरेस्ट सही थी या गलत थी, या जुबिन की का मर्डर हुआ था या जुबिन पानी में डूबे थे। वो सारी चीज़ों का पर्दा अभी उसको क्लोज रखते हैं, बाद में फिर दोबारा 26 में बैठेंगे। जी, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपकी लाइफ के अंदर, आपके थ्रू आउट द करियर, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स, जिसे बोलेंगे चालें, कोई ऐसी मशहूर चाल आप बताना चाहेंगे क्रिमिनल्स की जो आपने फेस करी हैं कि यार ये तो बहुत चालाकी कर गया ये व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट? देखिए, बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं ना हार्ड पोटैटो टू बॉयल, राइट। उनको ठीक नहीं किया जा सकता। जी। परंतु यदि आप टैक्टफुल हैं, आपका माइंड काम करता है, आप अपनी चीज़ को निकालना जानते हैं, आप होशियार हैं, अपने प्रोफेशन के अंदर डेडिकेटेड हैं और आपने वो चीज़ें सीखी हैं, तो आप ईजिली कर सकते हैं। एक शादरा एक थाना है, यहाँ पर एक मर्डर हुआ। मर्डर में एक लड़का था, उसके ऊपर मुझे डाउट था, उसका अपना ही बेटा था। तो मैं जब उसके गांव गया, तो जिसको ये पता है कि मेरे घर पर दिल्ली पुलिस आ रही है और मेरे पिताजी का शादरा के अंदर मर्डर हुआ है, तो मैंने जब गांव में गया, मैंने कहा फलां लड़का कहाँ है? कहने लगा जी वो तो खेतों की तरफ निकल गया है। पूरा गांव इकट्ठा है, उसका बेटा नहीं है वहाँ पर। तो एक माइंड में लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाप का मर्डर हुआ और दिल्ली पुलिस जांच करने के लिए मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर, वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उनको एक चिट्ठी दे दी कि आप इसको दिल्ली भेजिए, मुझे इस मामले की जांच के लिए इसके बेटे से बातचीत करनी है। वो किसी तरह दिल्ली आया। उन दिनों दिल्ली के अंदर रामलीलाएँ चल रही थी, तो वो बेचारा पैर के पास आकर बैठ गया। कुछ मुझे डरा हुआ लगा, मैंने उसको चाय पिलाई, पानी पिलाया। मैंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बात पूछूं, आपसे बात करना चाहूं, तो आप मुझे बिल्कुल बिना डरे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि मुझे उस लड़के के ऊपर कुछ शक जा रहा था, उसकी एक्टिविटीज़, उसका बॉडी जेस्चर देखकर, उसकी आँखों को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर। तो मैंने कहा कि ये जो फादर का मर्डर हुआ है बड़ा दुख वाला था। तो चूँकि उन दिनों शायद रावण का मामला चल रहा था या कुछ दशहरे का मामला था, तो उसके मुंह से निकल गया कि मेरा बाप तो रावण था, राक्षस था मेरा बाप। मैंने कहा आप कैसी बात, अपने फादर के लिए ऐसी बात? कहने लगा सर नहीं, मेरा फादर राक्षस था और उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने कहा मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? कहने लगे ये मेरा फादर था, इसने जो मेरी बहन थी उसके साथ इसने गलत काम किया था, सेक्सुअल असाल्ट किया था, बलात्कार किया था, रेप करता था गांव के अंदर। तो इसलिए मुझे अपने बाप से चिढ़ थी, घृणा थी। मैंने पहले भी इसको एक बार मारने की कोशिश की थी, पर मैं कामयाब नहीं हो पाया था। परंतु मेरी घृणा या इससे इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैंने दिल्ली आया और दिल्ली आकर एक वहाँ पर शादरे में एक लोनली जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा अंबेडकर कॉलेज अब बन गया है, वहाँ खाली मैदान था, वहाँ लाकर अपने बाप को पत्थरों से मार मार के, सिर मार मार के उसको मार दिया और फिर वो गांव चला गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया, कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आप ईमानदार आदमी हो, आपने अपनी गलती मेरे से मान ली है, पर कोर्ट में मत मानना। कोर्ट में मैंने उसको पुलिस की तरकीब या कहें कि एक डिफेंस लॉयर की तरह बताया, क्योंकि उसने एक तरह से समाज के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को मानते हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई है। तो कहने लगा नहीं सर, मैं छिपाऊंगा नहीं, मैं अदालत को बताऊंगा कि मैंने ही अपने बाप का मर्डर किया है। उसको लाख समझाने के बावजूद भी उसने अपना गिल्ट एक्सेप्ट किया कोर्ट के सामने कि मैंने ही अपने बाप का मर्डर किया था, काम करके बताया। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से पुलिस की नौकरी में आते हैं। जैसे अब अनमोल बिश्नोई है, 11 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेगा। तो बहुत सारी बातें यदि पुलिस वाले टैक्टफुल होंगे, होशियार होंगे, या उसकी भावनाओं को कैच करके अपनी कोई काम की चीज़ निकाल पाते हैं, तो वही कामयाबी है। सर जैसे कि आपने बताया कि अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने पकड़ के और यहाँ पे हैंडओवर किया है, एंड ऐसे कई क्रिमिनल्स होते हैं जो क्राइम एक्टिविटीज़ यहाँ पे कमिट करते हैं और फिर डिफरेंट स्टेट में भाग जाते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। तो हाउ डू यू टैकल, मतलब दिल्ली पुलिस कैसे उसे टैकल करती है कि कोई क्राइम एक्टिविटी यहाँ पे कवर हुई है
यहाँ घटित हुई है, और उन क्रिमिनल्स को पकड़ना जो किसी और स्टेट या टेरिटरी या कंट्री में चले जाते हैं? देखिए, इतने सैकड़ों की तादाद में ऐसे क्रिमिनल्स हैं और बड़े क्रिमिनल्स हैं जो आज तक भारत सरकार ला नहीं पाई है। आप विजय माल्या का केस, आप तो लंदन हैं, विजय माल्या को आज तक नहीं ला पाई। मैं भी उस केस में 2 बार लंदन गया, एक टीम के साथ में गया था किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उसको आज तक नहीं लाए। एक बहुत बड़े गुलशन कुमार का मर्डर हुआ, नदीम श्रवण नाम के सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, उन्होंने उसका मर्डर कराया, आज तक नदीम श्रवण को भारत सरकार नहीं ला पाई। मैं जिस केस के लंदन गया, मैं अब खुद नहीं ला पाया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बाहर से, आपने तो कहा यहाँ से करके भाग जाते हैं, मैं उन मामलों की बात कर रहा हूँ कि जो वहाँ बैठकर कनाडा, अमेरिका, दुबई, यूरोप में बैठ के वहाँ से, यहाँ से बैठकर यहाँ कराते हैं। एक पन्नू का नाम सुना होगा। पन्नू इतना मतलब इतना देशद्रोही है भारत के खिलाफ, वहाँ से जहर उगलता रहता है हर टाइम, उसके खिलाफ दुनिया भर के मामले हैं, और मुझे पता है कि उसके लिए भारत सरकार को लाना बहुत मुश्किल है। परंतु अनमोल बिश्नोई का केस बिल्कुल अलग है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई तो भागा ही फोर्स डॉक्यूमेंट्स पर था, और फोर्स डॉक्यूमेंट्स पर भागने के बाद दुबई गया, दुबई के बाद केनिया भाग गया, केनिया के बाद फिर कनाडा चला गया, कनाडा में उसने बहुत सारे अपराध किए। जब वहाँ पर प्रेशर पड़ा तो फिर अमेरिका चला गया फोर्स डॉक्यूमेंट्स पर, वहाँ पर अमेरिकन पुलिस ने उसको, जो FBI है, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया कैलिफोर्निया के अंदर। परंतु धीरे धीरे उसकी जो दूसरा ग्रुप था बराड़, उससे रंजिश भी होगी लॉरेंस बिश्नोई की कि तुमने मेरे भाई की अमेरिका में मदद नहीं की, मेरा भाई जेल के अंदर पड़ा हुआ है। किसी तरह उसकी बेल हुई, और बेल होने के बाद उसके पैर में ट्रैकर लगा दिए गए। ट्रैकर एक होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में सिस्टम नहीं है, किसी आदमी को बेल दे दी जाती है तो उसके पैर में ट्रैकर लगा दिए जाते हैं। जो लोग आपके व्यूअर देख रहे हैं वो देखें किस तरह का एक अजीब सिस्टम है। यदि आप अमेरिका के बारे में जानेंगे तो उसमें ट्रैकर लगा दिए जाते हैं। ट्रैकर की एक लिमिट होती है। सपोज करो दिल्ली से बाहर आप हरियाणा भागोगे, तुरंत पुलिस को पता लग जाएगा ये आदमी फला बॉर्डर से भागने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। परंतु अनमोल बिश्नोई के केस में ये था कि जो दूसरा ग्रुप था जो कनाडा से ऑपरेट कर रहा था, जिन्होंने कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर भी अटैक कराया था, वो चाहता था कि अनमोल बिश्नोई को यहाँ निपटा दिया जाए, इसको शूट आउट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो इसने अपने आप को, हालांकि इसने असाइलम की एक एप्लीकेशन होती है अदालत में अमेरिका में लगाई कि मुझे खतरा है हिंदुस्तान में, मुझे यहीं पर रहने दिया जाए, वो वहाँ की कोर्ट ने मना कर दिया और इसको यहाँ पर प्रत्यार्पित कर दिया गया। इसके साथ 200 और लोग भी उसी दिन प्रत्यार्पित होकर बाई स्पेशल प्लेन इंडिया के अंदर आए, जिसका ट्रायल अब NIA कर रहा है। ये तो खुद चाहता था कि मैं वहाँ से जिंदा आ जाऊँ। बहुत से क्रिमिनल ऐसे हैं जो खुद अपने आप को अरेस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दूसरा गैंग उनको एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि ये ऐसी रंजिश होती हैं कि जब गैंग वार होती है तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो इसलिए अनमोल बिश्नोई का मामला और जो क्रिमिनल्स इस टाइम बाहर बैठे हुए हैं उनसे अलग है। बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, रोहित गुदारा है, बरार है, कोई अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है, कोई कनाडा से ऑपरेट कर रहा है, कोई दुबई से ऑपरेट कर रहा है, कोई UK से ऑपरेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तान सपोर्टर्स हैं, जो विदेशों में बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान में जब भी उनका मौका लगता है वो जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि लाल किला ब्लास्ट में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। वहाँ के जैश-ए-मोहम्मद है, जो डॉक्टर शाहीन अरेस्ट हुई हैं। डॉक्टर शाहीन को छोटी मोटी महिला नहीं थी, एक पढ़ी लिखी महिला थी। तमाम पैसा इकट्ठा करना, अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना और तमाम कारों को इकट्ठा करना। पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद की जो मसूद अजहर की जो बहन है उसके साथ उसके लिंक पाए गए हैं। वो उसको कहती थी कि इंडिया में लड़कियों को भर्ती करो जैश-ए-मोहम्मद के अंदर, अपना एक अलग ग्रुप खड़ा करेंगे जिससे कि हिंदुस्तान को हिलाया जा सके, दोबारा से हम मुगलिया सल्तनत हम बना सकें इस हिंदुस्तान के अंदर। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप पुलिस में थे तो तब और आज में जो क्राइम है, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? मतलब दिल्ली पुलिस में? बिल्कुल मयंक जी, देखिए क्राइम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। यदि आप पुराने टाइम के ट्रेडिशनल क्राइम को देखें और आज जो क्राइम हो रहा है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो रहा है। अब आप देखिए, अब साइबर क्राइम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड आज की डेट में इससे परेशान है। यहाँ बैठे बैठे नाइजीरिया से ऑपरेट कर रहा है, कोई रशिया से बार बार जो अटैक्स हो रहे हैं इंडिया के ऊपर। अभी आपने देखा एयरपोर्ट के ऊपर सारा सिस्टम हाईजैक कर लिया उन्होंने। हालांकि सरकार ने उसको ओपन नहीं किया, क्योंकि उससे हड़बड़ी मचती जाती कि हमारा डाटा भी हैक हो जाता है। हमारे एयरपोर्ट जैसे तमाम हैं, उससे पहले एम्स के ऊपर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ, सारा हमारा एम्स पैरालाइज्ड हो गया। तो ये इस तरह के जो नए तरह के
क्राइम है। अब ये देखिए अमोनियम नाइट्रेट के बारे में सोचा था, जो आम आदमी खाद लेकर जाता है, मैंने कितना ट्रैक्टरों में भर के खाद अमोनियम नाइट्रेट अपने खेतों में डाला है, तो अब उसको उन्होंने बम के रूप में इस्तेमाल कर लिया। हर चीज़ नई चीज़ निकल कर आ रही है। अब पढ़े लिखे, पहले अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग क्राइम करते थे, अब पढ़े लिखे लोगों का टाइम है। अनपढ़ आदमी कामयाब नहीं हो सकता, वो ज़्यादा ज़्यादा आपका मोबाइल छीन के ले जाएगा, आपकी पॉकेट मार लेगा। परंतु अब जो क्राइम है उस आपको पता नहीं लगेगा, सारा आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो क्राइम है पढ़े लिखे लोगों के लिए रह गए हैं। आपने देखा बिन लादेन कितना बड़ा जीनियस आदमी था, जिसने कि पूरे अमेरिका को हिला दिया, ऐसा प्लेन उसने हिट कर दिया कि सारी बिल्डिंग ही ख़त्म हो गई। तो ये जो अब डॉक्टर्स का ग्रुप था जो एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये भी इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। और यही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पढ़े लिखा जो तबका है, जो हालांकि सब सुविधाएं पैसा होते हुए भी उनका झुकाव होता है कि रातों रातों अमीर बनना है, रिच बनना है, अपनी शोहरत चाहिए, पैसा उसके पीछे बदनामी भी क्यों ना हो, तो वो अपना स्टेक पर रख देते हैं। इसलिए क्राइम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तरीके चेंज हो रहे हैं। हालांकि ये पुलिस और क्रिमिनल जो है ये चूहे बिल्ली का खेल है, कभी चूहा आगे होता है, कभी बिल्ली आगे होती है, कभी पकड़ में आ जाते हैं, कई बार रह जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी आपकी लाइफ में 5% आया है, जब ये 100% आ जाएगा तो आप सोचो कि दुनिया बदल जाएगी। सर, जब आप वेलकम में थे तो उस टाइम में कौन कौन से गैंग ऐसे एक्टिव थे वहाँ पे, और आपने किस गैंग के मेंबर को अरेस्ट किया था? देखिए वेलकम वेलकम बेसिकली 95% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो वहाँ का जो पैटर्न है क्राइम का और दिल्ली में दूसरी जगह देखें बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम उत्तर प्रदेश से लोग आकर बसे हैं और मोस्टली यहाँ कारीगर टाइप के हैं लोग, जीन्स का काम करते हैं और छोटे छोटे बिजनेस कारोबार करते हैं, और इन्हीं के अंदर बहुत सारा क्राइम भी पनपता है, क्योंकि इतनी कंजेस्टेड पॉपुलेशन है। यदि आप वहाँ पर कबूतर कॉलोनी, जनता कॉलोनी जाकर देखेंगे तो आप सोचेंगे मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, मैं तो कृष्णानगर में अच्छा खासा बैठा हूँ, वेलकम में कहाँ गया, इन गलियों के अंदर कैसे निकलूँ, कहाँ से जाऊँ। तो इसी तरह का वहाँ पर क्राइम है, और ऐसा क्राइम है कि पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज होता है। जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, मुस्लिम क्रिमिनल था, राजा के नाम से मशहूर था, तो उसको अरेस्ट ही नहीं करते थे पुलिस वाले। तो मैंने उसका जब फाइल देखी, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो मैंने उसको, मतलब इतना बड़ा क्रिमिनल था कि उसको बचाने के लिए जामा मस्जिद के इमाम चल पड़ते थे किसी टाइम में। पर वो वक्त बदला, मैं भी वहाँ पहुँचा, आमना सामना हुआ, जेल भी गया और तमाम तरह की चीज़ें हुई। तो ये एक बदलाव का समय है, बदलते रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी आते हैं, कमज़ोर आदमी आते हैं समाज के अंदर, राजनेता, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग राजनेता आते हैं, वो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर वो देश को चलाते हैं, स्टेट को चलाते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं वो रह जाते हैं, फिसल जाते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। तो ये बदलाव है पुलिस में, राजनीति में, जुडिशरी के अंदर, हर जगह इस तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे, गंदे प्रोफेशन के अंदर भी अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे, और ये समाज के अंदर एक तरीका है जीने का। तो ये जीवन की एक दिनचर्या है, एक तरीका है लाइफ का। तो सर, दर्शकों को ये आप बताना चाहेंगे कि पुलिस की कौन सी ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जो कभी सामने नहीं दिखती? एक रियलिटी होती है जो मीडिया के सामने है, लोगों के सामने रहती है, जो कट टू कट रहती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी सामने नहीं आती लेकिन बैकग्राउंड पे चलता रहता है, वो पुलिस का काम है अपना। हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस के अंदर आम आदमी को नहीं पता, पुलिस के अंदर जिस तरह से अभी तक आपने फिल्मों में देखा कि पुलिस को केवल एक कॉमेडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा, या उसका और तरह से रूप खतरनाक तरीके से दिखाया गया जैसे ये बहुत बड़ा विलेन है, जबकि हम आप सब लोग गांव से, परिवार से, दिल्ली हिंदुस्तान से ही, ज़मीन से ही निकल कर आते हैं। हम समाज का एक तरह से दर्पण हैं, जो समाज मुझे देगा वही मैं उसको रिफ्लेक्ट करूँगा। इसलिए जो भ्रष्टाचार की कहानियाँ आती हैं, पुलिस के जातियों की कहानियाँ आती हैं, कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, परंतु इतना ज़रूर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब इनका एक्सपोज होती हैं तो उनको उतना ही सज़ा होती है, उतनी ही तरीके से पुलिस के अंदर सज़ा देने का सिस्टम बहुत अच्छा है। ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम बनाया था, एक तरीके से ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि जैसे ही आप एक्सपोज होगे, या अदालत एक्सपोज करेंगी, या कोई आम आदमी एक्सपोज करेगा, आपका सोशल मीडिया एक्सपोज करेगा, तो उसके लिए भी उतना ही सख्त कानून है जिसका कि आम जनता को नहीं पता लगता। जैसे मैंने अभी किसी एसीपी साहब का बताया कि रिटायरमेंट के लास्ट डे उनको सस्पेंड कर दिया गया, कितना बड़ा स्टिग्मा था, पूरी ज़िंदगी का कैरियर एक सेकंड के अंदर धूमिल हो गया, जिसके बारे में आम आदमी को पता ही नहीं है। क्योंकि मैं पुलिस से हूँ, मुझे पता है कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ है। सर, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से गैंग ऐसे हैं जो उस टाइम पे एक्टिव थे आपके टाइम पे? नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, जिस तरह से हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट नेग्लेक्टेड रहा है, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे लास्ट में माना जाता है। इसकी प्रायोरिटी जो पुलिस हेडक्वार्टर है या जो सरकार हैं, उनके लिए लास्ट में प्रायोरिटी आती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश क्योंकि बॉर्डर लगता है, जो मेरठ की तरफ से बॉर्डर है, लोनी की तरफ से बॉर्डर है, गाजियाबाद से बॉर्डर है, वो लगते हैं। मैक्सिमम लोग रूरल बैकग्राउंड से आकर यहाँ रुकते हैं। उनको शिक्षा का अभाव है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ अभाव है, क्योंकि नेग्लेक्टेड है पूरा एरिया, कंजेस्टेड एरिया है, अनऑथराइज कॉलोनी है, नंदनगरी, सीमापुरी, फलापुरी, ये पूरी तमाम इस तरह की, सीलमपुर, तो यमुना बिहार, इतना वास्ट एरिया है कि पुलिसिंग करना बहुत मुश्किल है। जिस रेशियो के अंदर पुलिस वाले चाहिए, उस रेशियो के अंदर यहाँ दिए नहीं जाते, क्योंकि नेग्लेक्टेड एरिया है। यदि कनॉट प्लेस में कोई क्राइम हो जाए, साउथ दिल्ली में क्राइम हो जाए, तो आप लोग भी, सोशल मीडिया भी हंगामा कर देगा। नॉर्थ ईस्ट में मर्डर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा छोटा मोटा कोई अखबार, कोई न्यूज़ डाल देगा, बाकी तो कोई परवाह करता नहीं, क्योंकि कहते हैं तो यमुना पार में मर्डर है, यहाँ तो आम बात है, चोरी डकैती आम होती रहती हैं। पर यदि इसी सेम क्राइम नई दिल्ली के एरिया में हो जाए, साउथ दिल्ली में हो जाए, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ हो गई है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरह से नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर जो हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट है, वो भी इसी तरह से नेग्लेक्टेड है। हालांकि अब उस पर सरकारें काम करें। नॉर्थ ईस्ट से मतलब है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो एरियाज़ रहे, जो नेग्लेक्टेड रहे, हालांकि सरकार उसकी तरफ ध्यान दे रही है, इसलिए बहुत सारी असमानताएँ देखी गई हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली का है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की अभाव है। बिल्डिंग्स नहीं है प्रॉपर पुलिस के पास में, स्ट्रीट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सीसीटीवी कैमरास की प्रायोरिटी नहीं रही है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हमेशा से इग्नोर्ड रहा है पुलिसिंग के हिसाब से, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना तो पुलिस हेडक्वार्टर ने ध्यान दिया है, ना सरकार ने ध्यान दिया है। यहाँ तो आवा का आवा ही ख़राब है। एक तो मियाँ बावले, ऊपर से पीली भंग, तो वो वाला इलाका है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का। सर, अगर आपको मौका मिले तो आप पुलिस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके अंदर बदलाव लाएंगे या लाना चाहते हैं? देखिए, मैं जब से रिटायर हुआ हूँ, मेरा सतत प्रयास रहा है, और एक संस्था है दिल्ली पुलिस महासंघ, जिसमें जितने भी रिटायर्ड हमारे कांस्टेबल टू कमिश्नर हैं, मेरा सहयोग रहता है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो पब्लिक डोमेन में कई बार आती हैं, कई बार नहीं आती हैं। तो अभी सबसे जो प्रमुखता से मेरी डिमांड है, मैंने भारत सरकार को भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है, गृह मंत्री जी को लिखा है, कमिश्नर साहब को लिखा है, दिल्ली की सीएम को लिखा है, क्योंकि वो महिला भी हैं, कि दिल्ली में अभी तक महिला थाने नहीं बने। क्योंकि जबकि हम महिलाओं के लिए इतने अधिकारों की बात करते हैं, जो नए कानून हैं उन महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें की गई, पर महिला थाने नहीं बना पाए। ये कितना बड़ा एक सब्जेक्ट है, आम आदमी तो इसके बारे में सोचता भी नहीं। आप दूसरे एरियाज़ के अंदर जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, महिलाओं के लिए अलग सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है, थाने खुले हुए। दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में आप थाने नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से अभी एक बहुत बड़ा इशू आया, जिसमें वकीलों ने हड़ताल कर दी, पुलिस और वकील आमने सामने आ गए। वो था कि सीसीटीवी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपनी गवाही दे सकते हैं, और 5 बड़े बड़े स्टेट जहाँ पर ये चल रहा था, दिल्ली जैसे स्टेट में वो फेल हो गया। वकीलों का प्रेशर इतना था, दबाव इतना था कि सरकार को और पुलिस को अपने कदम पीछने पड़े, जो कि बड़े शर्म की बात है। जब कानून में प्रोविजन है, धारा 540 कहती है कि हाँ, आप अपनी गवाही घर बैठे बैठे दे सकता है रिटायर्ड पुलिस वाला, कोई भी पुलिस वाला, तो उसके बावजूद भी नहीं कर पा रही सरकार। तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी तो है, जो एक्सपोज हो गई, क्योंकि जब 5 स्टेट में एक प्रैक्टिकल करा जा रहा है और वो कामयाब रहा है। एक आदमी गाजियाबाद में पोस्टिंग है पुलिस वाला, और रिटायरमेंट के बाद इलाहाबाद चले जाता है। अब वो हर तारीख पर गाजियाबाद आएगा, कितना एनर्जी, कितना पैसा खर्च होगा, और उसकी गवाही होगी या नहीं होगी। यदि वो घर बैठे या नज़दीक के थाने में जाकर आप अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दें। अब देश दुनिया आप बात तो करते हैं अमेरिका की और यूरोप की, और आप इतनी छोटी सी चीज़ हिंदुस्तान को या दिल्ली शहर को नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हम सब के लिए एक शर्म की बात है, सोचने की बात है। ठीक है, वकीलों के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनका उसमें प्रोफेशनल नुकसान हो सकता है, उनका जो अर्निंग या पैसा उसमें नुकसान हो सकता है, परंतु कितने एक दुर्भाग्य की बात है कि आप इस शहर के अंदर, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उसके अंदर एक छोटी फैसिलिटी का लिए आप विरोध कर रहे हैं। तो ये जो दिल्ली की जो स्थिति है, बड़ी ढुलमुल वाली स्थिति है। यहाँ पर दिल्ली सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है। अब तो चलो दोनों पार्टीज़ की सरकार एक ही तरह है, परंतु फिर भी बहुत सारे काम पुलिस के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों के
ऐसे हैं जिनमें होने चाहिए, जिसमें प्रमुख तौर से पुलिस का क्षेत्र है। मैंने कई चीज़ें आपको बताई, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताई। एक लड़की जिसके साथ रेप हो जाता है, एक लड़की जिसके साथ हैरेसमेंट होती है, उसके तेजाब डाल दिया जाता है, उसके मोहल्ले का एक लड़का उसको छेड़ता है, उसको बार-बार आप कोर्ट में बुलाएँगे। आप उसको फैसिलिटी दीजिए अपने मोबाइल पर बैठ के अपने अपने घर के अंदर से वो गवाही दे सके, तो शायद न्याय लेने में कामयाब हो पाएगी। आप उसको बार-बार कोर्ट में बुलाकर जलील करेंगे, एक बार उसके साथ घर में रेप होता है, उसके बाहर रेप होता है, उसके रिश्तेदार रेप करते हैं, फिर बार-बार जाकर वो कोर्ट में जाएगी, तो उसको वहाँ भी बार-बार एक तरह से उससे वो सवाल किए जाएँगे, तो उसका लगातार रेप ही होगा, वो क्यों गवाही देगी आपके? इसलिए न्याय सिस्टम के ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास धीरे-धीरे उठ गया है। वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि इस देश के अंदर न्याय मिल सकता है। इसलिए जो न्याय लेना इस देश के लिए बहुत मुश्किल है। एक गरीब आदमी के लिए इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि गरीब आदमी इस तरह की चीज़ें कर सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यदि मयंक को जाना हो, तो मयंक की जेब में कम से कम सुप्रीम कोर्ट के गेट के अंदर घुसने के लिए 10 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए। मैं कम करके बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको बड़ा वकील करना है तो फिर करोड़ों में देने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए ये हम सब के लिए शर्म की बात है कि न्याय माँगने के लिए मयंक को 10 लाख रुपए इनिशियली लेके, जब मैं पूरे केस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 10 लाख रुपए किसी वकील को एंगेज करना, जो वहाँ पर फीस लगेंगी, जो खर्चे आएँगे, उसके लिए 10 लाख रुपए आम आदमी बेचारा जिसकी सारी ज़िंदगी की कमाई 10 लाख रुपए है, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेटी के लिए न्याय माँगने जाएगा? तो ये बहुत बड़े-बड़े सवाल हैं जो देश के लिए चुनौती हैं। हालाँकि सरकारें इसके बारे में बहुत छोटा कर पा रही हैं। जो करना चाहिए, जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो इन सब चीज़ों से इग्नोर हैं, क्योंकि वो इतने पावरफुल और शक्तिशाली हैं कि कहते हैं ना, समर्थ को ना दोष गुसाई। तो जो समर्थ लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। मेरे आपके लिए जो ज़मीन पर लास्ट आदमी बैठा हुआ है, उसके लिए आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है न्याय लेना। इसलिए दबंगई, गुंडागर्दी, बदमाशी, इसलिए उसका तमाम उनको सामना करना पड़ता है। समर्थ आदमी को तो करना ही नहीं पड़ता, उसकी जेब में भी पुलिस है, नेता भी उसकी जेब में है, कोर्ट भी उसकी जेब के अंदर है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतने सालों के बाद भी हम जो हमारी जो स्पीड है, जिस स्पीड से देश को जाना चाहिए, हम आज तक नहीं पहुंच पाए। स्थिति ऑलमोस्ट जस के तस कह सकते हैं आप इसको। तो सर, जैसे आजकल देखते हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स और बाकी यूट्यूब इन सब के अंदर कि लॉयर्स और पुलिस के बीच में काफ़ी विवाद होते हैं, आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लैशेस होते रहते हैं। लॉयर्स अपनी वो दिखाते हैं, पुलिस वाले अपना वो दिखाते हैं प्रेशर। तो इस चीज़ के अंदर, इस दौरान में पुलिस फ्रेटर्निटी कैसे उसे हैंडल करती है उस सिचुएशन? देखिए, दुर्भाग्य है कि पुलिस और वकील, जिनका दोनों का एक कॉमन उद्देश्य है न्याय देना, जी। परंतु उनकी अब प्रोफेशनल मजबूरी है, उनको क्लाइंट से फीस भी लेनी है। न्याय व्यय तो सेकेंडरी प्रायोरिटी है उनके लिए, और पुलिस के लिए ज़रूरी है कि जो उन्होंने अरेस्ट किया उसको जस्टिफाई करें। तो एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति होती है। दिल्ली के अंदर किरण बेदी वाला बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद में एक पार्किंग को लेकर 30 यारी कोर्ट में बहुत बड़ा दंगा हुआ, पूरी दिल्ली की कोर्ट में बवाला हो गया, आग लग गई, कोर्टें बंद रही, महीनों तक कोर्ट बंद रही। अभी जिस केस की मैं बता रहा हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होनी चाहिए, पूरी कोर्ट्स बंद हो गई, हंगामा हो गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिस अदालत की ये जिम्मेदारी है, वो अदालत इस बारे में बिल्कुल चुप बैठी हैं, शांत बैठी हैं। वो उस भीड़ के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहते। उनको पता है कि यदि वकीलों से पंगा लिया तो वो वकील हड़ताल कर देंगे, जज साहब को मुश्किल हो जाएगी अपनी नौकरी चलाना। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बड़ी अदालतें भी इन सब मामलों के अंदर पड़ती नहीं है। इसका सारा का सारा नुकसान केवल एक आम आदमी को होता है, जिसको न्याय लेना होता है। आप कोर्ट में आप हड़ताल करके बैठे, कोर्ट तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अदालत की प्रॉपर्टी है। आप कौन होते हैं मुझे कोर्ट में जाने से रोकने वाले? एक जिसकी गवाही देनी है उसको आप कैसे रोक सकते हैं? एक अहलमद नायब कोर्ट जा रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं? पर रोकते हैं, आपके सामने रोकते हैं। कड़कड़ डूमा कोर्ट में ये सब कुछ होता है। आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हड़ताल होती है तो वहाँ किसी पुलिस वाले, किसी गवाह, किसी आदमी को नहीं आने दिया जाता है। ये तो शुक्र है कि जज को कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाता है जाने के। यदि इनका मौका लगे तो जज साहब को भी ना जाने दें। सर, आपसे हम ये और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, राइट? तो जिन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता, जो लोग जेल में बंद हैं लेकिन उनकी कोई गलती भी नहीं होती, उन्हें 2-2 साल जेल के अंदर रखा जाता है और 2 साल बाद जाके बरी कर दिया जाता है, 3 साल बाद, कि नहीं आपकी गलती नहीं थी, कोर्ट मान्य करता है कि नहीं थी। तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ करी जाती है आफ्टर दे, मतलब उन्हें निकाला जाए जेल से?
उसके देखिए, बारे में? इसके लिए तमाम लीगल ऑप्शन है, और जो नया कानून जिसके मैंने आपको दिखाया था, ये जो कानून अब नए जो कानून आए हैं, इसमें कोशिश की गई है कि कानून जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड थी तारीख पे तारीख, उसको कम किया जाए, शॉर्ट किया जाए। जैसे आरजी कार केस हुआ कलकत्ता के अंदर, उसमें एक लड़की डॉक्टर के साथ में रेप कर दिया गया, उसी के हॉस्पिटल में उसको मार दिया गया। तो 4 महीने के अंदर उसका जजमेंट आ गया, उसको आजीवन कारावास हो गई। निर्भया केस के अंदर 7 साल लगे, तारीख पे तारीख, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति से फिर नीचे, फिर दोबारा लंबा 7 साल में जाकर उसके दोषियों को फांसी हुई। परंतु अब जो नया कानून आया है, उससे उम्मीद जगी है कि शायद जल्दी न्याय मिलने में सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रोविज़न किया गया है कि बहुत दिन तक आप केस को नहीं चला सकते। कोर्ट के ऊपर भी कुछ बंदिशें डाली गई हैं, जैसे ट्रायल पूरा होने के 30 दिन के अंदर जज साहब को अपना निर्णय देना ही होगा, इधर या उधर। और जहाँ तक संबंध है, जो आपने कहा कि बहुत से लोग बरी हो जाते हैं, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण केस है जिसमें नोएडा के अंदर बहुत सारे बच्चियों के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, पंढेर केस के नाम से उनको जाते हैं। पंढेर और कोली दोनों ही अब अदालत से वापस आ गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी नहीं थे, कारण ये था कि बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ थीं, गवाह नहीं थे, टेक्निकलिटी जो थी उसके अंदर पुलिस उसको कॉप अप नहीं कर पाई, सही ढंग से उनको कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, तो उन टेक्निकलिटीज़ की वजह से वो बरी हो गए। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो लड़कियों का मर्डर नहीं हुआ, जिनकी नरकंकाल मिले, जिनके बच्चे मर गए, उनका तो मर्डर हुआ और करा भी इन्होंने। पर चूंकि कोर्ट में अपनी चीज़ों को रखने का प्रोसिक्यूशन को पूरा मौका नहीं मिला, या उसमें केस के अंदर कमियां थीं, उसका फ़ायदा इनको मिला। क्राइम तो हुआ था। अब इस कमरे के अंदर किसी का मर्डर हो जाए, और यहाँ कोई भाई, हम 5 लोग बैठे हैं इस कमरे के अंदर, तो किसी न किसी ने तो किया है, हम पाँचों ही बरी हो जाएं, तो आदमी तो मरा था ना। अब किसने मारा, टेक्निकल ग्राउंड पे बरी हो गया कि उस टाइम अंधेरा था, इस कमरे में लाइट नहीं थी, या जो रिवॉल्वर चक्कू से मारा गया वो पुलिस रिकवर नहीं कर पाई, तो मर्डर तो हुआ, डेड बॉडी तो इस कमरे के अंदर मिली थी। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर एकदम से कमेंट्स नहीं किया जा सकता। परंतु आम आदमी के अंदर लगता है कि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद भी ये 10 साल बाद बरी हो गया, तो इसको ज़बरदस्ती फिक्स कर दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि उनकी नॉलेज जितनी होती है उतनी ही वो बताते हैं कि यार 10 साल तक बेगुनाह को इसमें आपको जेल में रख दिया, इसके बाद इसको बरी कर दिया। बहुत सारे टेररिस्ट हैं जिनके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, बड़े बड़े एडवोकेट्स उनके लिए आते हैं। बॉम्बे जैसे अटैक होता है जिसमें उसने पूरे ताज होटल को हिला दिया, उसके लिए बड़े बड़े एडवोकेट, कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट खड़े होते हैं कि मिलॉर्ड ये तो बिल्कुल इनोसेंट आदमी है, इसको तो पुलिस ने ज़बरदस्ती फ्रेम कर रखा है, हालांकि फांसी की सज़ा उसमें हो गई थी। तो इस तरह के बहुत सारे मामले होते हैं जिनमें बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं अपने मुलजिम को बचाने के लिए। तो ये कहना कि वो अपराध हुआ ही नहीं था, अपराध अपनी जगह था, बरी होना, सज़ा होना अलग बात है। पर हाँ, कहीं ना कहीं न्याय ज़रूर होता है, और न्याय इस ज़मीन पे नहीं होगा तो ऊपर ज़रूर मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। ईश्वर के यहाँ जो देर है अंधेर नहीं है। न्याय यदि इस ज़मीन पे कड़कड़डूमा कोर्ट या दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाएगी, तो उसकी अदालत से न्याय ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं आपके दर्शकों को कहता हूँ कि आप ज़रूर न्याय का इंतज़ार करें। यदि आप कड़कड़डूमा कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं ले पाएंगे, पर उसकी जो अदालत है वो कहीं ना कहीं ऐसा न्याय करेगी जो आप सोच भी नहीं सकते, आपके सपने में भी नहीं आ सकता। वो किस तरह से न्याय करता है, उसके तरीके अलग हैं, उनको समझने की ज़रूरत है केवल। सर, जो भारतीय न्याय संहिता है और जो ओल्ड लॉज से जैसे आईपीसी ये सब, उसके अंदर कुछ ऐसे दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुछ टॉप 5 चीज़ें जो उन्हें डे टू डे के अंदर इफेक्ट करती है? देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आम जीवन को प्रभावित करते हैं। जिस तरह से इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 0 एफआईआर। आपके साथ क्राइम होता है, कृष्णानगर थाने में आपके साथ क्राइम होता है, पर उस टाइम पर आप कलकत्ता के अंदर थे, तो आप कलकत्ता में अपनी एफआईआर करा सकते हैं कि मेरे साथ इस तरह से जब मैं कृष्णानगर में था, मेरे कार से मेरा लैपटॉप चोरी हो गया था, उसकी आप रिपोर्ट लिखें। तो वहाँ कलकत्ता पुलिस की जिम्मेदारी है, उस पर 0 एफआईआर करके आप उसको कृष्णानगर थाने में ट्रांसफ़र कर दें। तो ये 0 एफआईआर का कंसेप्ट है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा है, अभी तक कामयाबी नहीं हो पाई। कानून के अंदर ज़रूर वो सरकार ने प्रोविज़न कर दिया है, पर पुलिस का जो ढुलमुल या रिलेक्टेंट जो बिहेवियर है, वो आज भी आम आदमी को फेस करना पड़ रहा है। उम्मीद है सरकार ज़रूर इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। इसी तरह से जो डिजिटल एविडेंस हैं, उसके लिए प्रोविज़न किया गया है कि आप कोई भी चीज़ है आप रिकॉर्ड कर लें, आप वीडियो बना लें। आपके सीसीटीवी अपने घर के अंदर जो लगे होते हैं वो एक एविडेंस का रूप होते हैं। तो ये जो कानून में बदलाव हुए हैं वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर से जो लड़कियों के लिए जो अपराध हैं उसके बारे में जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सख्त प्रोविज़न किए गए हैं। फांसी तक की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। छोटे बच्चे हैं,
7 से 12 साल तक का बच्चा है, 12 साल से बड़ी लड़की है, 18 साल तक की लड़की है, उसमें सज़ा का प्रोविज़न को बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए जो कानून में बदलाव किए गए हैं, समाज की ज़रूरतों के हिसाब से लिए गए हैं, जो हमारे रीति-रिवाज, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता से मिलते-जुलते हैं। क्योंकि ये इंडियनाइज़्ड कानून है, भारतीय कानून है, इसलिए इन कानून पर लिखा गया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीयता का एक उसमें एक पुट दिया गया है, एक उसके अंदर मिश्रण किया गया है कि अब हमारे कानून भारतीय रीति-रिवाज के, भारतीय सिस्टम के अनुरूप होंगे। इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय और डिसीजंस हैं जो समाज को आगे ले जाएँगे, और उम्मीद है कि न्याय की जो व्यवस्था है उसके अंदर आम आदमी का विश्वास इन कानूनों की वजह से उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में बढ़ जाएगा। सर, जैसे कि आपने बताया था कि आजकल लॉज जैसे आईपीसी के टाइम पे वुमेन सेंट्रिक थे, तो क्या इसके अंदर कुछ ऐसा है जहाँ पे जो गलत करते हैं, लड़कियां जो गलत कर रही हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगा देती हैं, तो उसके बाद में क्या उन पे भी कोई कार्रवाई लिखी है इसके अंदर सर? दुर्भाग्य है, नहीं लिखी है, होनी चाहिए थी। हाँ, एक प्रोविज़न ज़रूर है कि यदि आप इतने होशियार हैं, समझदार हैं, आप उन तमाम चीज़ों का एक साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं। आप डिजिटलाइज़्ड चीज़ से इकट्ठा कर सकते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिफेंस आप उनको सामने ला सकते हैं। परंतु मेरा अपना मानना ये है कि इसमें प्रोविज़न ज़रूर आना चाहिए था कि यदि झूठा मुकदमा लड़की किसी के खिलाफ रेप का, एक्सटॉर्शन का, सेक्सटॉर्शन का लगाती है, यदि वो झूठा पाया जाता तो उसको भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए थी। परंतु सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया है। परंतु मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम रेसिप्रोकेट करें। यदि किसी ने किसी के खिलाफ आप रेप को छोड़ दीजिए, आप मोहल्ले में कोई झगड़ा हो गया, झूठा किसी को फंसाने के लिए आपने अपने पैसे के दम पर थाने को खरीद लिया, थाने में झूठी एफआईआर करा दी, यदि पाई जाए झूठी है तो आपको उसको भी इतनी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी उस इनोसेंट आदमी को मिलनी चाहिए थी। तो ये ज़रूर सरकार से उम्मीद रहेगी कि सरकार इस तरह के कानून में प्रोविज़न करें जिससे कि लोगों को न्याय व्यवस्था में मिले। क्योंकि आज समाज के अंदर लड़की जिस पैमाने पर सेक्सटॉर्शन कर रही हैं, एक्सटॉर्शन कर रही हैं, इज्जतदार लोग हैं, टेम्पटेशंस में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, पैसा एक्सटॉर्ट कर रही हैं और बिल्कुल ओपनली कर रही हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। आप देखें नूह के इलाके से, मेवात के इलाके से और बहुत सारे इलाके से करोड़पति बन चुके हैं गाँवों के अंदर लोग, केवल यही कर रहे हैं। छोटी-छोटी लड़कियाँ सेक्सटॉर्शन का उनके लिए ज़रिया बन चुकी हैं। तो इस पर हालाँकि सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, चेक एंड बैलेंसेस किए जा रहे हैं, परंतु ये रुक नहीं रहा है और बल्कि बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, जिसको चेक किए जाने की ज़रूरत है। तभी हो पाएगा जब इस कानून के अंदर आप प्रोविज़न करेंगे कि यदि आप पाए गए इस तरह की करते हुए तो आपके लिए मुश्किल होगी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, एक बहुत बड़े आर्मी के ऑफ़िसर्स मेरे ऑफ़िस में आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ इस तरह से एक लड़की एक्सटॉर्शन कर रही है और काफ़ी अमाउंट मैं दे चुका हूँ उसको। तो मैंने कहा आपको ज़रूरत क्या थी, आप थाने में जाते? कहने लगे सर मैं इतनी बड़ी पोजीशन से रिटायर हुआ हूँ कि मैं थाने में नहीं बता सकता। आप चूँकि मेरे जानकार हैं, जानकार के दोस्त हैं, तो इसलिए मैं आप तक आया हूँ। मैंने उस नंबर पर डायल किया, उस लड़की की आवाज़ आई। मैंने कहा मैंने बताया कि मैं पुलिस अफ़सर बोल रहा हूँ और आपने इनके साथ में इस तरह से एक्सटॉर्शन किया, पैसे लिए हैं आपने? कहने लगे, जब उसने देखा होगा ट्रू कॉलर पर है, तो उसने कहा कि सर यदि आप कहते हो तो मैं इनके पैसे वापस कर देती हूँ। तो उन्होंने जो मेरे साथ ही बैठे थे उन्होंने कहा पैसे नहीं चाहिए, आगे मेरे से पैसे ना मांगे। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें समाज के अंदर चल रही हैं। डिजिटल अरेस्ट करके डरा रहे हैं कि आप तो अरेस्ट हो जाएंगी, आपके लड़के को वहाँ पर जो हमने अरेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के अंदर तुरंत 2 लाख रुपए डाल दीजिए। आदमी डरता है मेरा बच्चा अरेस्ट हो जाएगा, डाल देता है। तो ये समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अवेयरनेस करना आपका, मेरा, सरकार का, पुलिस का, सबकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँचे। आपका पॉडकास्ट लोग देखें, समझें कि भाई क्या चीज़ें हो सकती हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है और कानून क्या कहता है। आप गूगल से देख सकते हैं, आप एआई से पूछ सकते हैं। मेरे बारे में कुछ जानना है, आप गूगल कर लीजिए, आप एआई से पूछ लीजिए वेदभूषण कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, या वैसी कुछ कहानी सुनाने के लिए आपके पॉडकास्ट पर आ गए। तो आपको चेक करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है आपके व्यूअर्स की। सर, आखिरी में आपके अनुसार एक अच्छा पुलिस अधिकारी कौन होता है? देखिए, अच्छा पुलिस अधिकारी एक आदर्श नागरिक होता है। जो अच्छा एक आदर्श नागरिक है जिसमें देश के लिए जज्बा है, देश से प्यार करता है, अपने देश से, अपने समाज से प्यार करता है, अपनी दुनिया से प्यार करता है, वही एक अच्छा पुलिस अफ़सर बन सकता है। और अच्छे पुलिस अफ़सर बनने के लिए इसका संबंध केवल परिवार से है, आपकी स्कूलिंग से है, आपके कॉलेज से है, किस तरह से आप अपने जीवन में चलते हैं, किस तरह से आप समाज आपको गाइड करता है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर एक
तरह से समाज का दर्पण है। यदि समाज के अंदर भ्रष्टाचार है तो आप उम्मीद करें कि दूसरा पक्ष बहुत ईमानदारी से और 100% पाक साफ होगा, तो उम्मीद करना आपके व्यूअर्स के लिए गलत है। तो इसलिए समाज को पहले ठीक करना है, तभी आप पुलिस से और अदालतों से उम्मीद करेंगे कि वो भी पाक साफ रहें। आप भ्रष्ट रहें और उम्मीद करें कि पुलिस विभाग और जुडिशल सिस्टम हमारा ईमानदार रहे, तो ये संभव नहीं हो सकती। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है आपके व्यूअर्स की कि वो भी इन चीज़ों को समझें कि हाँ, यदि मैं भ्रष्ट हूँ तो मैं उम्मीद ना करूँ किसी से कि वो भ्रष्ट ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बीएनएस सर की बुक है, किताब है, मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा सर को। सर आप ही ज़रा ब्रीफ कर दें कि आपने कौन सी किताब लिखी है, दर्शकों को बताएं और उन्हें बताएं कि क्या इसके अंदर है। देखिए, ये जब कानून आया था तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से हम एफआईआर लिखें, क्योंकि आप रोज़ टेलीविज़न में देखते हैं कि उसमें एफआईआर हो गई हैं, उसमें 2 एफआईआर हो गई हैं। तो एफआईआर एक ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि जिसके आधार पर सारा हमारा सिस्टम चलता है, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इसी एफआईआर पर चलते हैं। तो जब ये कानून आया तो ज़रूरत थी कि भाई एक सिंपल भाषा के अंदर किस तरह से हमारे जो एफआईआर लिखते हैं, एफआईआर कौन लिखता है ज़्यादा से ज़्यादा? हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, इससे ऊपर का कोई एफआईआर नहीं लिखता है। तो उनके लिए किताब हिंदी में मैं किताब लिखी थी कि भाई किस धारा के अंदर कोई एफआईआर कैसे लिखे एक पुलिस वाला, क्योंकि पुलिस वाले की जो अपनी एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, कई बार इतनी स्ट्रांग नहीं होती। मोस्टली गांव की रूरल बैकग्राउंड से, मैं भी गांव से आया हूं, तो उसकी बैकग्राउंड नहीं होती थी कि नए कानून को एकदम से अडेप्ट कर सके। तो उसके लिए किताब एक सहायक के रूप में हो। जैसे मैंने ये पेज खोला है तो इसमें धारा 64 के बारे में बताया गया है कि बलात्कार के लिए क्या दंड है। ये मैंने रैंडम पेज खोला है, तो उसमें कैसे आप एफआईआर ड्राफ्ट करेंगे जिससे कि मजबूत एफआईआर बन सके। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो आपका मकान भी बुलंद होगा, मजबूत होगा, लंबे समय तक जाएगा, आप मुलजिम को सजा दिला पाएंगे। तो इसलिए किताब है। मेरा काम था रिटायरमेंट के बाद किताब लिखना, अवेयर करना। सोशल मीडिया में जाता हूँ, कम से कम 15,000 से ऊपर डिबेट में मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े चैनल्स हैं उन पर कर चुका हूँ, पुलिस का पक्ष रखता हूँ। और यही मेरा बिजी रहने का तरीका है, यही मेरे जीवन का तरीका है जीने का, जो मैं बढ़िया तरीके से जी रहा हूँ। जो आपके व्यूअर्स हैं देखें कि श्रीदेवी का मर्डर कैसे हुआ, मैंने कैसे प्रूव किया कि ये मर्डर था। अब मुझे मेरा दिमाग कहता है कि वो मर्डर नहीं था, वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी जो पानी के अंदर डूबने से हो गई। अचानक से किसी की डूबने से मौत हो गई, किसी की, और खासकर सेलिब्रिटीज़ जो बड़े फेसेस हैं इस देश के अंदर। अभी धर्मेंद्र की मौत की खबर आ गई, इतना सनसनी मच गई, कितना बड़ा ब्लास्ट का मामला चल रहा था। ऐसे केसेस के अंदर जो लोग ऐसे करते हैं, बोल देते हैं कि ये तो मर गया लेकिन वो जिंदा रहता है, या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी किसी हाँ, की इसमें अपुष्ट कभी भी जो चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पूरी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, और ख़ास तौर से सेलिब्रिटीज़ हैं या किसी के परिवार पर किसी की इज्जत हमेशा के लिए आप डिमोलिश कर देते हैं छोटी सी बात के लिए, और उसका तो ख़त्म हो जाता है। यदि जो चली थी न्यूज़ उनके लिए कितना पेनफुल रहा होगा, धर्मेंद्र कुमार के लिए तो था, उनके बच्चों के लिए कितना पेनफुल रहा होगा। मैं आपके दर्शकों को एक कहानी सुनाता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि एक बोट है, उसके अंदर एक मल्लाह मतलब जो नाव को चलाता है, 40 आदमी बैठे हुए हैं उस बोट के अंदर, और अचानक उनको टाइम पास करना है। जैसे सोशल मीडिया कई बार टाइम पास करने के लिए, ऐसी धर्मेंद्र कुमार मर गया जी, उससे शादी होगी, उसका डाइवोर्स हो गया, हो ही ना हो, अपना करने के लिए चला देते हैं। अभी एक बहुत बड़े चैनल है, उन्होंने चला दिया, अभी मैं यूट्यूब देख रहा था कि उसमें आरजेडी और उन्होंने मिलकर, कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना दी है। अरे वहाँ चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, और बहुत बड़े पत्रकार हैं, केवल उनके व्यूअर्स बढ़ जाएं, इस तरह की चीज़ सोशल मीडिया के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। तो मैं बोट का बता रहा था कि उसमें टाइम पास करने के लिए एक आदमी ने बात छेड़ दी कि यार जो मुल्ला है ना, इसकी लड़की बड़ी गलत है और किसी के साथ भाग गई है। अब वो सूची शुरू हुई, टाइम पास करना था, कहने यार लड़की तो बड़ी चालू थी भाई, पूरा गांव उससे परेशान था, ऐसे ड्रेस पहनती थी, ये रहती थी, वो रहती थी, और मैंने कई बार देखा उसको अपनी आंखों से। अब बेचारा सुन रहा है, उसका बाप है, क्या करे, अपनी लड़की की बदनामी खुद उसका बोट के अंदर सुन रहा है। बोट से उतर जाता है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं, वो बेचारा मल्लाह जाके देखता है कि उसकी लड़की बैठकर रोटी बना रही है, घर पर तवे पर खाना बना रही है। तो उसकी जो बदनामी 40 आदमी ने देखी, 40 से मल्टीप्लाई 80 हुई, 80 से 160 में हो गई। अब वो ना तो 40 आदमी दोबारा मिलेंगे कि नहीं मेरी लड़की भागी नहीं थी, उस मल्लाह को तो मौका ही नहीं मिला। आपने किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कर दी, उसका तो आपने कैरियर ख़त्म कर दिया, उसके लिए परिवार के लिए आपने स्टिग्मा लगा दिया कि यार इनका परिवार तो ऐसा है,
इनके परिवार में तो ये चीज़ होती है, पर उसका तो हमेशा के लिए आपने उसको एक स्टिग्मा दे दिया, कलंक लगा दिया। इसलिए जब भी कोई इस तरह की चीज़ें हैं, अपुष्ट चीज़ें किसी के बारे में, किसी परिवार के बारे में, चाहे वो सेलिब्रिटी है या गरीब आदमी है, आपके घर का नौकर है, आपके ऑफिस में काम करता है, कभी भी इस तरह की बेफजूल की बात ना करें कि उसकी ज़िंदगी के लिए एक आप स्टिग्मा लगा दें। तो ये सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप, ये आपको ज्ञान देने के लिए, अवेयर करने के लिए, कि पता लगे कि पॉडकास्ट क्या कह रहा है, क्या हमारा सोशल मीडिया कह रहा है। इस तरह की फजूल जो चीज़ें सोशल मीडिया में आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होनी चाहिए। ना लोगों को ये अप्रिशिएट करनी चाहिए कि वो सनसनी फैलाना ही पर्पज़ होता तो और बहुत सारी चीज़ सनसनी तरीके से फैल सकती थी। पर ये सोशल मीडिया का मेरा कहना है मैं कि ये मिसयूज़ है, ये नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। इसके बारे में कोई ना कोई सरकार को लेजिस्लेशन लाना चाहिए, कानून लेना चाहिए, जिससे कि उनके खिलाफ एक्शन हो सके। तो ये वक्त की ज़रूरत है। हो सकता है सरकार कोई इसके बारे में कानून बनाए, जैसे और बहुत सारे कानून समाज के अंदर इसीलिए मौजूद हैं। सर हमने सीसीएन के सभी दर्शकों के लिए ये पॉडकास्ट सेशन रखा है, जिसके अंदर आपकी बात दर्शकों तक पहुँचे और वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि क्या सही है, क्या गलत है, और राइट पाथ कोई चूज़ करें। कोई जल्दबाजी के अंदर कोई ऐसे गलत डिसीजंस ना लें, हमेशा सोचें, विचारें और उस चीज़ को अपनाएं धीरे। इसी के साथ सर हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। मैनी थैंक्स। धन्यवाद मयंक जी, फिर मिलेंगे आपको 2026 में। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू।